सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट. सो टुडे इज द फर्स्ट क्लास. सो द पॉइंट इज रीजनिंग में हम लोग बहुत सारा टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ, ऐसे मत. हाँ, वो रहने दो, वो तो मुझसे क्या फर्क है, ये दिखना चाहिए. ठीक है, तो अब देखो रीजनिंग में बहुत सारा टॉपिक्स है. ठीक है, अब एडीआरई के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या मतलब सारा इंपॉर्टेंट है, बट चार पांच मेजर टॉपिक्स है. मेजर टॉपिक्स इन द सेंस जो एक होलसम टॉपिक है, अपने आप में एक पूरा सेगमेंट है वो. ठीक है, रादर देन मिसलेनियस तो बहुत सारा चीज है ना जो हम लोग एक साथ मिला के पढ़ेंगे. मतलब एक एक क्लास में आप देखोगे 5-6 टॉपिक कवर हो रहा है, बट वो सब टॉपिक्स ही ऐसा है कि वो 1.5 घंटा किसी को पढ़ाने जैसा नहीं है कि मैं मिरर इमेज कैसे निकालते हैं वो 1.5 घंटा किसी को समझाना पड़े. ठीक है, तो वो सब तो मिसलेनियस टॉपिक्स है. अब एकदम होलसम टॉपिक्स या स्टैंडर्ड टॉपिक्स क्या क्या है? कोडिंग डिकोडिंग, फिर सिलोजिज्म, फिर डिस्टेंस डिरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये सारा टॉपिक्स है. ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, फिर ये वाला. ठीक है, ऑल्दो ये वाला टॉपिक हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ाया था. लास्ट टाइम बैक इन 2023 का जो सेशन था, 2024 में एग्जाम हुआ था ना, तो 2023 के सेशन में भी हमने ये वाला टॉपिक पढ़ाया था, बट हमने भी इसको कुछ खास ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया था. कीपिंग इन माइंड की स्टेट गवर्नमेंट का ही एग्जाम है और वहां पे एक क्वेश्चन करने पे एक ही मार्क मिलता है. इट इज नॉट लाइक बैंकिंग एग्जाम्स की एक सेट ऑफ क्वेश्चन आएगा कि एक सेट आया, उसको आपने सॉल्व किया एंड सॉल्व करने के बाद यू आर गेटिंग 3 to 5 मार्क्स. ठीक है, तो वो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है कि हाँ मैंने सॉल्व कर दिया और मुझे इससे फटाफट से 3 मार्क मिल गया या 5 मार्क मिल गया. अब इसी सोच के साथ हमने भी थोड़ा हल्के में लिया था इस टॉपिक को एंड सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करवाया था. ठीक है, एक क्लास में हमने निपटा दिया था. ठीक है, तो 1-1.5 घंटा का क्लास मोर देन सफिशिएंट है. बट लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया, एक ही क्वेश्चन आया था, बट दैट क्वेश्चन वाज स्टैंडर्ड, मतलब अच्छा क्वेश्चन था. वी कैन नॉट से कि बहुत ज्यादा टफ था, बट बहुत ज्यादा हलवा भी नहीं था, क्योंकि अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल पे आया था वो क्वेश्चन. यानी हाँ, जाओ जाओ जाओ. अभी बहुत लोग शायद बोलने से नहीं समझोगे. द क्वेश्चन वाज अबाउट लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, कि बहुत सारे लोग एक लाइन में बैठे हुए हैं, बट इट वाज अबाउट अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल. यानी उसमें दिया ही नहीं था कि कितने लोग बैठे हुए हैं. वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते 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 ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आपको खुद पता चलेगा, वो रिवील होगा कि कितने लोग वहां पे है. समझ में आ रहा है? तो क्योंकि इस तरीके का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आया, तो इस साल वी आर प्लानिंग कि एटलीस्ट हम लोग 2 से 3 क्लासेस करेंगे. ठीक है, फिलहाल मेरे माइंड में 2 क्लासेस का ही प्लान है. लेट्स सी हाउ, मतलब हाउ यू गाइज परफॉर्म, या किस तरीके से जाता है क्लास, कितना समझ में आ रहा है, उस हिसाब से बाकी का हम लोग डिसाइड करेंगे. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. अच्छा, कितने लोगों ने पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट पहले क्वेश्चन देखा है या किया है? ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पता होगा कि मतलब कंडीशंस वगैरह कैसे लिखते हैं. ठीक है, अच्छा, तो कोई इशू नहीं है, हम लोग एकदम शुरुआत से करेंगे इस चीज को, एकदम राइट फ्रॉम द स्क्रैच. तो जिन लोगों को थोड़ा बहुत आता है तो थोड़ा सा हैव सम पेशेंस. डोंट थिंक कि हम लोग इतना इजी सा चीज है क्यों कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों ने ये सारा क्वेश्चन देखा ही नहीं है. ठीक है, तो वी हैव टू कीप इन माइंड, जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जो भी क्लास हम लोग करेंगे, वी हैव टू कीप इन माइंड द एवरेज स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास. ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम लोग, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने होता है, ठीक है, लिखना नहीं है, हाँ प्लीज. तो सबसे पहले हम लोग ये कोशिश करेंगे कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने होता है तो उस इंफॉर्मेशन को हम लोग देख के पढ़ के क्या समझेंगे एंड उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सॉरी. अब द पॉइंट इज, रिप्रेजेंट करने का सबका तरीका अलग अलग हो सकता है. मैं अपना तरीका आपको बता दूंगा. अब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिस आपको अगर लगता है कि नहीं, मैं अपने किसी स्टाइल से लिखना चाहता हूं या चाहती हूं, एंड आपको वो कंफर्टेबल लग रहा है एंड एज वेल एज आपका टाइम भी बच रहा है, ठीक है, या जल्दी समझ में आ रहा है आपको, सो दैट यू कैन अडॉप्ट. ठीक है, तो अभी के लिए मैं जैसे समझा रहा हूं वैसे समझ लो आप लोग. ओके, तो एक्चुअली हम लोग ये सिंगल सिंगल इंफॉर्मेशन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बाद में जाके जब पूरा क्वेश्चन आएगा तो इसमें 4, 5, 6, 7 इंफॉर्मेशन रहेगा. ठीक है, ये सब एक एक क्वेश्चन है. तो जनरली अगर बैंकिंग एग्जाम्स में इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा होता तो ये सेट बेस्ड आता है, जैसे सेट 2 मैंने लिखा हुआ है, तो इसके अंडर में जैसे ABCD 3 क्वेश्चन होगा और उस ABCD तीन क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा, रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, रोमन 4, इस तरीके से होगा. ठीक है, बट स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में
मतलब सेट बेस्ड क्वेश्चंस तो आता नहीं है, एक सिंगल क्वेश्चन ही आएगा। तो आप लोगों का अगर ऐसा आया सिंगल क्वेश्चन ही आएगा। तो लास्ट टाइम भी आप अगर किसी ने अगर क्वेश्चन पेपर देखा होगा कि क्वेश्चन बड़ा ही क्वेश्चन आया था, मतलब 4-5 लाइन का या 6 लाइन का क्वेश्चन था, बट उससे फिर फाइनली एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको वो करके एक ही मार्क मिला। ठीक है, तो चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। ठीक है, तो जिस भी तरीके से लोग बैठे हुए हो सकता है कि पीपल आर सिटिंग इन लीनियर अरेंजमेंट, जैसे आप लोग बैठे हुए हो एक सीध में बैठे हुए हो, एक लाइन में बैठे हुए हो। ठीक है, ऐसे बैठ सकते हैं। पीपल आर सिटिंग इन सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट एज इन लोग खाना खाने बैठे हुए हैं या ग्रुप स्टडी के लिए बैठे हुए हैं, इस तरीके से। सर्कुलर में फिर हो जाता है आपका इनवर्ड फेसिंग, आउटवर्ड फेसिंग। ठीक है, तो जो भी है, ये वाला लाइन तो बहुत कॉमन है। ठीक है, ये वाला सेंटेंस इंफॉर्मेशन बहुत कॉमन है। ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी। अब यहाँ पे 2-3 वर्ड्स है जो आपको समझना है, जिससे आपका बेस बनेगा। बेस इन द सेंस, एक हो गया ऑफ, आ जाओ, एक हो गया फ्रॉम, एक हो गया टू। ठीक है, अब ये जो तीनों वर्ड है, ये तीनों वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? बेस रिप्रेजेंट करता है। और बेस का मतलब क्या है? बेस का मतलब है आप किस चीज से कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, किसी भी चीज को करो। ये सारा वर्ड आपको परसेंटेज चैप्टर में बहुत देखने को मिलेगा। ठीक है, कि जैसे मान लो 20% ऑफ 500। ठीक है, या फिर ये भी है, नॉट ओनली दिस, ये भी है देन वाला, ये देन भी है। ठीक है, कि द सैलरी ऑफ ए इज 20% मोर देन बी। ठीक है, तो देन, फ्रॉम, टू, ऑफ, ये सब बेस रिप्रेजेंट करता है। तो इस चैप्टर में इन सारे वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो बेस का मतलब हो गया कि आप कौन से चीज से खुद को कंपेयर कर रहे हो या किसी भी चीज को कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो मैं अगर बोलूं कि मेरे पास उससे 20 रुपए कम है। ठीक है, तो से या का, की, ये सब इंग्लिश में हम लोग जिसको ऑफ, फ्रॉम बोलते हैं, देन बोलते हैं, तो हिंदी में हम लोग इस तरीके से इसका अनुवाद कर सकते हैं। तो यहां पे जैसे लिखा हुआ है कि ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, यानी ए का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? बी से किया जा रहा है। ओके, तो हम लोग पहले तो बी लिख देंगे। अब बी का कहां जाना है मुझे? बी के राइट में जाना है। वेरी गुड। कितने राइट में जाना है? सेकंड राइट। तो बी के राइट में ये हो गया पहला इंसान, और जो ए है अपना वो है दूसरा इंसान। सो इस इंफॉर्मेशन का जो नोटेशन है वो इस तरीके से होना चाहिए। समझ में आया? आप लोग फिर से पढ़ो, इसको देखो। ठीक है, 2-3 बार इसको पढ़ो और देखो, तो वो चीज माइंड में थोड़ा सेटल डाउन होगा। ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी। तो पहले तो हम लोग बी बना देंगे क्योंकि ऑफ बी दिया हुआ या फ्रॉम बी दिया होगा। ठीक है, ए इज प्लेस्ड 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम बी, यानी ए बी से 3 प्लेसेस दूर बैठाया गया है, अवे। ठीक है, तो इस तरीके का आपको सेंटेंसेस मिलेगा, इसलिए ऑफ, फ्रॉम, ये सब समझना इंपॉर्टेंट है। तो ऑफ बी है तो बी अपना बेस हो गया, यानी बी के साथ ही मैं कंपेयर करूंगा। ठीक है, किसी को भी कंपेयर करूं बी के साथ करने वाला हूं, तो बी बैठ गया। बी के दाएं साइड में जाना है तो राइट साइड में चला गया, और राइट साइड में कितना जाना है? दूसरे पोजीशन तक जाना है। तो ये हो गया पहला पोजीशन, ये हो गया दूसरे पोजीशन। वहां पे मुझे कौन मिलेगा? ए मिलेगा। ठीक है, चलो ये वाला देखते हैं। सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो ऑफ डी है तो डी बैठ गया यहां पे। अब डी के कहां जाना है मुझे? लेफ्ट जाना है। लेफ्ट में कितना जाना है? थर्ड। तो पहला, दूसरा और तीसरे में मुझे मिल जाएगा सी। क्लियर है सबको? किसी को यहां पे कुछ डाउट? चलो, लिखना नहीं है, हाँ प्लीज अभी मत लिखो, अभी यहां पे ध्यान दो। ठीक है, आई डोंट लाइक स्टूडेंट्स राइटिंग इन माय क्लास। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब यहां पे थोड़ा सा कैच है, इसीलिए इसके साथ मैंने ये वाला भी दिया हुआ है। तो पहले हम लोग ये वाला करते हैं। ए इज इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब इसका मतलब क्या है? पहले तो चलो बी आ जाएगा अपना, और बी का हम लोग लेफ्ट भी मार्किंग कर देंगे। ठीक है, अब बी के लेफ्ट में कितना लेफ्ट जाना है? एकदम इमीडिएट लेफ्ट में ही कौन है? आ जाओ,
एकदम इमीडिएट लेफ्ट में ही कौन है, ए है, ठीक है, तो हो गया ये वाला। अच्छा, नेक्स्ट ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। अच्छा, अब देखो अगेन ऑफ बी है तो बी तो यहां पे आएगा ही। अब लेफ्ट है, अब लेफ्ट में कितना दूर जाना है ये तो नहीं बोला है ना, ठीक है, तो इसका एरो साइड में नहीं देके यूजुअली हम लोग मिडिल में देते हैं, ठीक है। अब सबका अपना अपना नोटेशन हो सकता है, ये मैंने पहले ही बोल दिया था, तो बाकी आप लोग देख लेना आपको किस नोटेशन से समझने में आसानी होता है, क्योंकि जिससे आपको लिखने में और समझने में आसानी होगा उसी से आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो जब भी मेंशन रहेगा नंबर कि राइट साइड में पहला दूसरा तीसरा या लेफ्ट साइड में पहला दूसरा तीसरा, तो हम लोग ये इस तरीके से एरो मार्किंग कर देंगे, ठीक है, आई मीन नीचे एरो मार्किंग कर देंगे। बट यहां पे बोला है कि ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो पहले तो बी आ गया, बी के लेफ्ट में चले गए। अब कितना लेफ्ट नहीं बोला है, तो बस बीच में एरो देके हमने छोड़ दिया कितना लेफ्ट है, ठीक है। अब वो चीज आप साइड में भी एरो देके छोड़ सकते हो, आप अगर इस इंफॉर्मेशन को ऐसा लिखना चाहो कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि ये इस इंफॉर्मेशन को ये वाला चीज अच्छे से रिजेंबल कर पा रहा है, क्योंकि ये तो समझ में आ रहा है ना कि मतलब एकदम साइड में ही बैठा हुआ है, एकदम इमीडिएट बैठा हुआ है, तो इसलिए बीच में एरो दे दो। तो बीच में एरो दे दो मतलब अब यहां पे कितना पोजीशंस आएगा इसका मुझे कोई आता पता नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया ये चारों। चलो नेक्स्ट। तो अब देखो ऐसा नहीं है कि सारा इंफॉर्मेशन जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा वो मैंने यहां पे रख दिया है, मैंने एक बेसिक रखा है कि एकदम इनिशियल स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, बाकी आपको क्वेश्चंस में और बहुत सारा नया नया तरीके का लिखने का सेंटेंसेस मिलेगा, वो सब आपको खुद एनालाइज करना है और लिखना है, ठीक है। और निगेटिव मैंने रखा नहीं है, सारा पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है। निगेटिव इंफॉर्मेशन में क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला बना के हम लोग क्रॉस दे देंगे, बस इतना ही। एज मेनी पर्संस आर अबव ए एज देयर आर बिलो बी। अब देखो ये कैसे क्वेश्चन में काम में आ सकता है, आज के क्लास में करेंगे हम लोग। जैसे मान लो 7-8 लोग एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, ठीक है, एंड उस बिल्डिंग में 8 फ्लोर है, तो 8 फ्लोर में 8 लोग रह रहे हैं, सब लोग एक एक फ्लोर में है, ठीक है। तो वहां पे इस तरीके का इंफॉर्मेशन हो सकता है कि नहीं बताओ, अगर 8 लोग 8 फ्लोर में रह रहे हैं एक बिल्डिंग में, तो ऐसा एक इंफॉर्मेशन हो ही सकता है कि एज मेनी पर्संस आर अबव ए एज देयर आर बिलो बी, यानी ए के ऊपर जितने लोग रहते हैं बी के नीचे उतने ही लोग रहते हैं, ठीक है, या ए जिस फ्लोर में है उसके ऊपर जितने फ्लोर है बी के नीचे उतने ही फ्लोर है, ठीक है। तो इसका आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से थोड़ा सोच के देखना, ठीक है, कैसे आप इसको मतलब सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हो। तो ए के ऊपर जितने लोग बी के नीचे उतने लोग। द टू नेबर्स ऑफ जी फेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब जैसे अगेन ये लीनियर अरेंजमेंट या सर्कुलर अरेंजमेंट में काम में आ जाएगा। जैसे मान लो कि एक लाइन में 10 लोग बैठे हुए हैं, जैसे यहां पे बैठे हुए हैं, ठीक है, एक लाइन में 7-8 लोग बैठे हुए हैं आप लोग। अब यूजुअली कभी कभार क्वेश्चन ऐसा रहता है कि जो 10 लोग एक लाइन में बैठे हुए हैं, ऑल द पर्संस आर फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब है, अब देखो नॉर्थ तो एक्स फिक्स नहीं है, मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ तो फिक्स है, वो हमको पता है, ठीक है, बट हम लोग जब बोर्ड में बनाएंगे 2D में बनाएंगे तो इसमें तो नॉर्थ फिक्स नहीं है ना। अब मैं तो ऐसा भी बोल सकता हूं कि ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो उस हिसाब से ये नॉर्थ हो रहा है। अब मैं अगर अभी इसको ऐसा कर दूं तो अब तो ये नॉर्थ हो जाएगा। अब ऐसा सही है, देखो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है, बट हम लोग क्योंकि बोर्ड में बना रहे हैं तो वो रिलेटिव पोजीशन ले लेगा, एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल तो हम लोग नहीं बना सकते यहाँ पे। तो अब जैसे अगर बहुत लोग ऐसे हैं, 10% ऐसा लाइन रहेगा, सुन लो आप लोग, 10% आर सिटिंग इन अ लाइन, ठीक है, और इन अ लीनियर अरेंजमेंट, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी 10 लोग होंगे, अब कुछ लोग हो सकते हैं कि नॉर्थ फेस कर रहे हैं और कुछ लोग ये भी हो सकते हैं जो साउथ फेस कर रहे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में ये एक इंफॉर्मेशन हो ही सकता है कि द टू नेबर्स ऑफ जी
फेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब इसमें एक और इंफॉर्मेशन भी आएगा, वो मैंने लिखा नहीं है, इसी के साथ मैं समझा दूंगा। पहले इसका एक्सप्लेनेशन समझ लो कि जी जो है और जी के जो आसपास नेबर्स हैं वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं। ठीक है, जी लिखो, दाएं बाएं दो गोला बनाओ। ठीक है, उनको मार्क करो, यानी ये दो गोला क्या मीन करेगा, इसके जी के दो नेबर्स और साथ में ऑपोजिट लिख के रख दो। अच्छा, यानी यहां पे अगर मान लो ए और बी बैठता है तो ए अगर नॉर्थ देखता है बी कहां देखेगा, साउथ। ए अगर साउथ देखता है तो बी कहां देखेगा, नॉर्थ। इनका जी के साथ कोई कनेक्शन नहीं बताया गया है। ठीक है, अब इसी का एक थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन भी है। ये चीज ऐसा भी हो सकता है, मैं इसी को एक्सटेंड करके लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे स्टार मार्क है तो इस स्टार मार्क से ये एक्सटेंड होगा, हाँ, एज जी, बस इतना। अब इस लाइन को पढ़ो, द टू नेबर्स ऑफ जी फेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एज जी। यानी जो दो नेबर हैं जी के जो दो नेबर हैं, ये दोनों नेबर ऑपोजिट देखते हैं जी से ऑपोजिट। यानी जी अगर नॉर्थ है तो ये दोनों क्या होंगे, साउथ, और जी अगर साउथ है तो ये दोनों क्या होंगे, नॉर्थ। ठीक है, तो मैटर करता है कि आप सेंटेंस कितना अच्छे से मतलब रीड कर रहे हो, कितना अच्छे से समझ रहे हो, क्योंकि वो दो वर्ड देखो, दो ही वर्ड है, उसमें से एक तो लेटर है, वर्ड भी नहीं है। ठीक है, तो वो बस दो वर्ड आपका पूरा क्वेश्चन आई मीन पूरा सोल्यूशन गलत कर सकता है। राइट, नेक्स्ट, ए लिव्स 3 फ्लोर्स अबव बी। अब ये देख के समझ में आ ही गया होगा आपको ये कैसे क्वेश्चन में आएगा, जहां पे बहुत सारे लोग बिल्डिंग में रह रहे हैं। ठीक है, 8-10 फ्लोर है। ये भी सिमिलर है, देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर्स ऑफ ए एंड बी। अब बताओ इसका नोटेशन कैसे हो सकता है, बताओ, लिखो कॉपी में। ठीक है, हेडिंग वेडिंग मत लिखने लग जाना और 3-4 कलर का पेन मत यूज करना प्लीज। ठीक है, सही है क्या, देखो तो एक दूसरे का सही होने के लिए तो समझाओ उसको क्या लिखा है। हाँ बताओ, ए है, बी है, बीच में 3 फ्लोर, तुम्हारा बताओ, फिर बी। अच्छा ठीक है, तो मोरलेस सबने ऐसा ही किया है क्या कि ए है। अब देखो ऊपर ए रहेगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये, तो जो लोग भी ऐसे लिख रहे हो, या तो आप अपने दिमाग में याद रखो कि ए ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एनफ, ये सब दिमाग में याद रखना इतना इजी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में उस मोमेंट में, क्रंच मोमेंट में जब आप सॉल्व कर रहे हो, ये सब चीज ध्यान में नहीं रहता है। ठीक है, हाँ चलो अभी ऑफलाइन एग्जाम है, ओएमआर फील करना है। ऑनलाइन एग्जाम में तो मतलब चांस ही नहीं है, क्योंकि 100 क्वेश्चंस 60 मिनट्स रहता है, टाइमर आपका टिकिंग टिक 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 कर रहा है। ठीक है, उधर आपको करना है। तो एसएससी, बैंकिंग या रेलवे वाले एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन में आप याद करके रखोगे एंड बाद में आपको ये दिमाग में एक क्लिक ही करेगा, ऐसा नहीं है। तो जितना हो सके आप वहीं पे लिख के उसको नोट करके रखो। तो सबने ऑलमोस्ट ऐसा ही किया है कि ए, फिर 3 डॉट या 3 डैश एंड उसके बाद बी। ठीक है, बट आपको ऐसा लिखना चाहिए था A/B और नीचे B/A, यानी ऊपर ए और बी में से कोई एक हो सकता है और नीचे भी ए और बी में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, अच्छा एवब था क्या यहाँ पे, अच्छा मुझे लगा बिटवीन था बस। अच्छा एनीवेज चलो समझा दिया मैंने ये चीज। तो अगर ऐसा रहता है, ठीक है, ये मैंने लिखा भी नहीं था, चलो ये इसमें लिखा था शायद ना। अच्छा ठीक है, तो ए ऊपर हो गया, फिर 3 हो गया, फिर बी हो गया। अच्छा, अब ये गलत है एक्चुअली। ठीक है, ये ऐसा होगा, 2 आएगा, क्योंकि समझो जैसे मैं अगर बोलता हूं, जैसे मान लो मैं 2nd फ्लोर में रहता हूं। ठीक है, मैं 2nd फ्लोर में रहता हूं और मैं अगर ऐसा बोलता हूं कि मुझसे 2 फ्लोर ऊपर शर्मा जी रहते हैं,
या मुझसे 3 फ्लोर ऊपर शर्मा जी रहते हैं, तो मुझसे 3, यहाँ पे 3 ही था ना, हाँ, मुझसे 3 फ्लोर ऊपर शर्मा जी रहते हैं, इसका मतलब क्या, मुझसे 1 फ्लोर ऊपर कौन सा फ्लोर आ जाएगा, मैं तो सेकंड में ही रह रहा हूं ना, तो मुझसे 1 फ्लोर ऊपर कौन सा आएगा, थर्ड, मुझसे 2 फ्लोर ऊपर कौन सा फ्लोर आएगा, फोर्थ, और मुझसे 3 फ्लोर ऊपर कौन सा फ्लोर आएगा, फिफ्थ। समझ में आ रहा है? तो यहां पे 3 फ्लोर ऊपर का मतलब है 3 का गैप नहीं है, 3 का गैप हो जाएगा तब तो ये 4 फ्लोर ऊपर चला जाएगा ना, ठीक है, तो बीच में 2 फ्लोर आएगा तभी 3 फ्लोर ऊपर, तो 3 फ्लोर ऊपर का सिंपल मीनिंग है +3। सो अगर मैं 2 पर रह रहा हूं तो 2 + 3 5, यानी बीच का गैप 2 होगा। आप लोग सिंपल गैप काउंट कर लो, ऐसा 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 अपने कॉपी में एरो बना दो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना फ्लोर आपने जंप किया है, ठीक है, तो 3 फ्लोर हम लोग ऊपर गए, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है? तो ये वाला एक चीज ध्यान रखने वाला चीज है कि फ्लोर वाले क्वेश्चंस में इस इंफॉर्मेशन को आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है, बाकी मार्किंग का जरूरत है नहीं, अगर बिटवीन रहा तब तो हम लोग ऐसा लिख ही देंगे, ठीक है। अच्छा, जैसा यहां पे है, देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर्स ऑफ ए एंड बी, यानी ए जिस फ्लोर में रह रहा है और बी जिस फ्लोर में रह रहा है, इनके बीच में 2 फ्लोर है। अब ये फिक्स है, अगर यहाँ पे 2 का 4 हो जाता तो 4 हम लोग बनाते फ्लोर, फिर तो तब आप लोग का वो वैसा सही होता कि ए बनाओ बी बनाओ, ठीक है, और बीच में जो बोला गया है वही बैठा दो, बट यहां पे स्लैश होगा क्योंकि कौन ऊपर है वो नहीं पता हमको, ठीक है, और अगर आप स्लैश डाल के नहीं लिखना चाहते तो आप उसको हॉराइजेंटली लिख दो, क्योंकि अरेंजमेंट तो ऐसे होगा वर्टिकली, अरेंजमेंट वर्टिकली होगा, और आपने हॉराइजेंटली लिखा है, इसका मतलब ही है कि यू आर नॉट श्योर अबाउट द वर्टिकल अरेंजमेंट, इसलिए आपने इसको हॉराइजेंटली लिख के रखा है, ठीक है, जैसे आपको जो मर्जी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे अगर ऐसा अबव बिलो होगा तो पढ़ के देख लेना, लाइन जो भी है उससे 1 माइनस होगा, एक कम होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो गैप काउंट करेंगे हम लोग, ठीक है, और यहाँ पे तो डायरेक्ट बोल ही दिया है तो सीधा हो जाएगा, जो नंबर बोलेगा वो नंबर बैठा देंगे, ठीक है, क्लियर है? J and K are sitting opposite to each other, ठीक है। अब यूजुअली इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिखेगा जहां पे कोई क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, स्क्वायर रेक्टेंगल, ठीक है, स्क्वायर रेक्टेंगल तो आने का चांसेस कम है, जो भी है, मतलब सर्कुलर अगर मैं बोलूं कि मान लो 8-10 लोग, 8 लोगों का ही यूजुअल क्वेश्चन आता है ज्यादातर, अगर 8 लोग एक सर्कल में बैठे हुए हैं, ठीक है, और उसमें जे और के ऑपोजिट है, ठीक है, अब ऑपोजिट को लेके हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे, प्रोबेबली हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो, जिसमें हम लोग सर्कल बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, अनसर्टेन भी करेंगे, तो अभी नहीं कर रहा हूं मैं वो चीज, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, जे और के, यानी जे और के ऑपोजिट बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहां पे बहुत सारा चीज मैटर करता है कि अगर सर्कल है और सर्कल में, अभी बस आप जान के रखो, हाँ मैं कैसे ये सब बैठा रहा हूं अभी ज्यादा उसमें मत सोचो, ठीक है, ऐसा तो सिटिंग अरेंजमेंट इज वेरी इजी, ऐसा लाइंस बैठाना आपको पता ही चल गया होगा, 1 2 3 4 ऐसा ऑपोजिट ऑपोजिट करके बैठा है, बट डिस्कशन बाद में करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, देखो, हाँ, अब सारे लोग अंदर भी देख सकते हैं बाहर भी देख सकते हैं, कुछ अंदर कुछ बाहर भी देख सकते हैं, ठीक है, ऑल्दो सर्कल में कुछ अंदर कुछ बाहर मतलब बहुत टफ क्वेश्चन ही होता है वो, तो एनीवेज, अब दो तीन तरीका हो सकता है इसको समझने का, जे एंड के आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, यानी इनका जो सीट है, सीट बैठने का जो चेयर है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है, तो अब ऑपोजिट जैसे ये दोनों हो सकता है, 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 तो जो भी आपने ऐसा लिख के रख दिया, ठीक है। अब ये जो नोटेशन है, ये जो जिस तरीके से हमने लिखा है, इससे अच्छे से समझ में आ रहा है कि जे और के ऑपोजिट बैठ रहे हैं। अब एक चीज है कि अगर ऐसा बोलता है कि जे एंड के आर फेसिंग ईच अदर, ठीक है, अब फेसिंग ईच अदर का मतलब ऐसा हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं मैं,
अब फेसिंग ईच अदर मतलब इनवर्ड ही होगा, आउटवर्ड तो होगा नहीं, क्योंकि अगर ये दोनों बाहर की तरफ देखेंगे, बैठेंगे ऑपोजिट, बट देख पाएंगे क्या एक दूसरे को? नहीं देख पाएंगे, तरपेंगे, ठीक है। तो अगर इफ दे आर फेसिंग ईच अदर, ठीक है, समझो हाँ इस चीज को, फेसिंग ईच अदर यानी ऑपोजिट तो बैठना ही पड़ेगा इनको। मैं फिर से बोलता हूं, जे और के ऑपोजिट बैठे हुए हैं। अब इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो दे आर फेसिंग ईच अदर। अगर ऑपोजिट बैठे हैं यानी ऑपोजिट सीट में बैठे हैं, अंदर भी देख सकते हैं, बाहर भी देख सकते हैं। बट अगर ऐसा बोला है कि दे आर फेसिंग ईच अदर यानी ऑपोजिट बैठे हुए, मतलब समझ में आ रहा है? हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि ये ऐसा है तो वो वैसा होगा, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू, वाइस वर्सा नहीं होने वाला यहां पे। तो अगर ऑपोजिट फेस कर रहे हैं, सॉरी, अगर इफ दे आर फेसिंग ईच अदर यानी ऑपोजिट बैठे हुए हैं, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू, कि ऑपोजिट बैठे हुए तो फेस करेंगे ही। ऑपोजिट बैठे हैं तो डिपेंड करता है कि वो किस तरफ मुड़ के बैठे हुए हैं, बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ, ठीक है। बट अगर ऐसा बोल दिया है कि इफ दे आर फेसिंग ईच अदर, तब तो श्योर है कि वो लोग ऑपोजिट तो होंगे ही, क्योंकि ऑपोजिट होंगे तभी फेस ईच अदर करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर मोर देन 4 पीपल सिटिंग बिटवीन पी एंड क्यू। तो पी और क्यू बना दिया 4 प्लस, अब 4 प्लस 0 होगा, आई मीन सॉरी 4 प्लस 1 होगा, 4 प्लस 2 होगा, 4 प्लस 3, कितने लोग होंगे वो नहीं पता, बट 4 से ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या है? 4 प्लस है, ठीक है। तो और भी है, मतलब अब मैंने तो क्वेश्चन नहीं देखा, मैंने रैंडम पीपीटी बना दिया मेरे माइंड में जो जो आया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन करते करते, मतलब क्वेश्चन जब हम लोग जब सॉल्व करेंगे तब और बहुत सारा नया नया चीज मिलेगा आपको, ठीक है। तो समझ में आ गया सबको थोड़ा बहुत कि कंडीशंस हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा स्लो होगा क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारा लाइन तो पहला बार पढ़ा है, ठीक है। और जो लोग फॉर द फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो वो लोग तो सारा लाइन ही आपने, सारा सेंटेंस ही पहला बार देखा है अपने लाइफ में, तो उसको पढ़ोगे फिर समझोगे। सिर्फ रीड थोड़ी करना है, रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन, ठीक है। तो पहले रीड करोगे, फिर कंप्रीहेंड करोगे, फिर उसको लिखोगे, फिर आप सोचोगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो ये डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो, तो इसलिए हम लोग आज ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं करेंगे। क्या हो गया? तो 5 ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो चलो कंडीशन लिखो आप लोग एक एक करके, यहां से शुरू करो। E sits second from an end. इसको कैसे लिख सकते हैं? हाँ, तो कोई भी एक बना के रख सकते हैं। मान लो ये एंड है, ठीक है, ये वाला एंड है। नहीं नहीं, कैसे कैसे बात करते हो? क्वेश्चन कभी भी नहीं लिखना है। 1 महीने बाद मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा तो तब भी नहीं लिखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन लिखना होता तो मैं डिक्टेट करता ना क्लास में, ठीक है। ये मैं बना के लाया हूं तो इसका मतलब है कि मैं टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एंड है, तो एंड से दूसरा इंसान कौन होगा? ई, ठीक है। और पहला इंसान ही कौन है? अब ये कोई इंसान नहीं है, लेकिन ये मत समझना कि ये पहला इंसान है, फिर दूसरा इंसान, फिर ये तीसरा इंसान। पहला इंसान ही ये है, ठीक है। ये बस मैंने एक एंड बनाया है, ठीक है। आपको नहीं बनाना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कर दो इसको, ऐसा, जितने लोग बैठे हुए हैं तो। बट ऐसा करने से फिर तो मैं फिक्स करके रख रहा हूं कि लेफ्ट एंड से ही ये ई है ना, तो इसलिए मैंने बस ये लिख के रखा हुआ है इन जनरल, ठीक है। बाकी हम लोग देख लेंगे बाद में। 2 पीपल सिट बिटवीन ई एंड सी। अब वो इस साइड तो नहीं होगा, उस साइड ही होगा, ठीक है। या फिर अलग करना है तो अलग करके भी लिख सकते हो, 2 पीपल सिट बिटवीन ई एंड सी। जिनको डॉट देना है डॉट दे दो, 2 लिखना है 2 लिख दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पे देखो, यहां पे मैंने एरो दिया है क्या? यहां पे मैंने एरो नहीं दिया है, यानी ये चीज ऐसा भी तो हो सकता है,
ठीक है, तो जब तक आपके सामने एरो ना हो तब तक आप लोग डायरेक्शन डिफाइन मत करो खुद से। अब एक तरीके से लिखना पड़ेगा तो मैंने लिख दिया भाई। अब यहां पे ऐसा मत कोई सोचे, ऐसा कोई सोच नहीं सकता कि ई लेफ्ट में होगा और ई के राइट साइड में 2 छोड़ के सी होगा। ये ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब बात है कि आप कितने सारे इंफॉर्मेशन में ऐसा स्लैश दे दे के लगाओगे ना, बहुत टाइम जाता है ऐसा लिखने में और बहुत हौच-पौच भी लगता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो थोड़ा क्लीन होना चाहिए, जितना क्लीन इंफॉर्मेशन होगा उतना जल्दी डिसीजन मेकिंग आप कर पाओगे। तो इसलिए एरो मत दो, बस एरो नहीं देने का मतलब है कि वो आगे पीछे भी हो सकता है। अच्छा, डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, तो सी का राइट, पहला राइट, दूसरा राइट। 3 people sit between डी एंड बी, तो ये वैसे इधर भी हो सकता है। 3 people sit between डी एंड बी, क्योंकि इस साइड में भी जगह है ना, 1 2, और यहां पे जो 2 लोग हैं वहां पे भी एक बी आ सकता है, उधर भी आ सकता है। one person sit between बी एंड ए, तो बी और ए के बीच में एक इंसान। H sits to the left of F and to the right of, चलो इसको नहीं भी लिखने से होगा क्योंकि कनेक्टेड नहीं है। तो अच्छा, एक बार इसको मर्ज करके देख लेते हैं कि अगर ये यहां पे मैं बैठा था तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको इधर ही लेना पड़ता हमको। चलो एक बार इससे कर लेते हैं हम लोग। अरे यार, यहाँ पे E है, फिर E से 2 छोड़ के C है, C से 1 छोड़ के दाएं तरफ D है। ऑलरेडी कितने लोग हो गए हमारे पास? 7 लोग हो चुके हैं। 7 लोग एज इन, ये नहीं पूछ रहा हूं कि कितने लोगों का नाम बैठा है, मैं बोल रहा हूं कि जगह हो गया तो मतलब अब इसको भी आप लोग ही पकड़ोगे ना, ये बीच में है तो ये तो आएगा ही यहाँ पे इंसान। ठीक है, यहाँ पे भी आएगा इंसान, तो 8 लोग हैं ही हमारे पास। अब जो डी से 3 छोड़ के जो बी है वो तो इस साइड नहीं होने वाला, वो इसी साइड होगा, यानी इस साइड में और एक इंसान होगा बस। ठीक है, एंड दिस विल गेट ओवर, खत्म। तो 1 2 3, यहां पे क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। बी से 1 छोड़ के ए यहां पे तो नहीं होगा, बी से 1 छोड़ के ए यहां पे हो जाएगा। अब लास्ट वाला लाइन देख लेते हैं, H sits to the left of F, तो F के लेफ्ट में होना चाहिए। ठीक है, और G के राइट में होना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है, आप लोग थोड़ा सही से लिख देना इसको, मतलब ये तो बैठाने लायक है इसलिए मैं लिख ही नहीं रहा हूं, क्योंकि हम लोग बैठा देंगे ना अभी। तो H क्या है? सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ F, F के लेफ्ट में बैठता है और G के राइट में बैठता है। तो जैसे भी बैठे यानी मिडिल में होगा, शार्प मिडिल ना हो बट H विल बी समवेयर इन बिटवीन, तो ये बिटवीन वाला जगह ये रहता है, F और G। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस नहीं दिया अभी। ठीक है, इसके ऊपर आपको ऐसा क्वेश्चंस आएगा लाइक हु इज सिटिंग बिटवीन H एंड F, तो आंसर होगा डी। हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, और थर्ड टू द लेफ्ट बोल रहा हूं, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H, हाँ कोई भी एंड हो सकता है, आपको किसी से भी शुरू कर सकते हो। अब हमने लेफ्ट से इसलिए शुरू किया क्योंकि मैंने ये वाला इंफॉर्मेशन देख लिया था, ये मैंने तो ये एंड दिया है ना। ठीक है, अब ये एंड मैंने पहले स्पेसिफाई नहीं किया कि ये राइट होगा लेफ्ट होगा। ठीक है, अब किसी भी एंड से शुरू करो, तो इससे जब हमने शुरू किया तो ये मैच कर गया। ठीक है, तो आप 2 अलग अलग पॉसिबिलिटी लेके भी शुरू कर सकते हो, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्योंकि वहां पे मैंने लिखते टाइम ऐसे लिखा था, एंड जब डी और बी वाला कंडीशन आया तो मैं देख रहा हूं कि मैं और राइट साइड में एक्सटेंड नहीं कर पा रहा हूं, तो यानी इसलिए मैंने लेफ्ट से शुरू कर दिया फिर इसको। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो क्वेश्चंस कुछ बोलूं क्या मैं, आप लोग लिखोगे क्या, या क्वेश्चंस तो समझ में आ ही रहा है ना, कैसा आएगा, कर लोगे ना क्वेश्चंस? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखता हूं मैं एक दो, हर क्वेश्चन के साथ एक दो क्वेश्चंस भी डाल दूंगा। आज का क्लास तो जस्ट मतलब एकदम बेसिक क्लास है ना, तो इसलिए मैंने क्वेश्चंस नहीं डाला। तो वैसा ही पूछेगा कि कौन किससे राइट में बैठा हुआ है, कौन किससे कितना दूर है। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन बी एंड एफ, तो बी और एफ के बीच में कितने लोग हैं? 4। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है, हाँ बता देता हूं। जैसे मैं कुछ कुछ ऑप्शन लिख देता हूं आपके सामने। क्या होगा? क्योंकि देखो बाकी सारा देखो, सी डी इनके बीच में 1 का गैप है, ई और जी इनके बीच में 1 का गैप है, ए और बी इनके बीच में भी 1 का गैप है, बट जो डी एफ है वो क्या है? 7-7 है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। चलो देखते हैं। 8 बॉक्सेस जो भी नाम दिया हुआ है, एल एम एन वगैरह वगैरह, आर केप्ट इन ए रूम इन सच ए वे दैट ईच बॉक्स इज स्टैक्ड ऑन बॉटम टू टॉप ऑफ वन अनदर। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसके बारे में। तो 8 बॉक्सेस है, तो आप लोग नंबरिंग कर लो। ठीक है, इसमें नंबरिंग नहीं भी करने से होता है, बिकॉज ये फ्लोर वाला क्वेश्चन नहीं है, जहां पे 8 लोग एक बिल्डिंग में 8 अलग अलग फ्लोर में रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स प्लेसमेंट का क्वेश्चन है, बट मैं तो नंबरिंग कर लेता हूं, बिकॉज नंबरिंग से मतलब थोड़ा सा आसान लगता है। तो 8 7 6 5 4 3 2 1, तो फ्लोर में भी ऐसा यूजुअली नंबरिंग चलता है। ठीक है, अरे उल्टा लिख दिया मैं बात करते करते। 2 3 4 5 6 7 8 है, तो फ्लोर में ऐसा नंबरिंग चलता है 1 से लेके 8 तक। तो अभी बॉक्स रखा हुआ है, उसमें भी आप लोग ऐसा नंबरिंग ही यूज कर सकते हो। चलो, क्या क्या दिया हुआ है? बॉक्स U is kept, box U is kept 3 places above V। ठीक है, तो U is placed 3 places above V, तो बीच में कितना डॉट आएगा? 2 डॉट आएगा। ठीक है, which is kept immediately above box O। अब which is का मतलब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है? which आप बोलो या फिर who, तो who which ऐसा चीज है। यहाँ पे तो who नहीं होगा, किसी और क्वेश्चन में होगा। अच्छा, अब ये अपने साथ वाले को सिग्निफाई करेगा हमेशा, बट अगर एंड लिखा हो तो वो एकदम फर्स्ट वाले को करेगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बोलूं कि राम इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ रवि, हु इज द टॉपर ऑफ द क्लास, तो टॉपर कौन हुआ? रवि, क्योंकि जो हु है वो रवि के साथ है। या फिर अगर ऐसा हुआ, राम इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ रवि एंड द टॉपर ऑफ द क्लास, यानी ये रवि के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो जो कि ओ के एकदम ऊपर है। ठीक है, जो वी है वो ओ के इमीडिएट ऊपर है। बॉक्स W इज केप्ट अबव बॉक्स T, तो बॉक्स W जो है
वो टी से ऊपर है। अब कितना ऊपर है नहीं पता, इसलिए बीच में एरो डाला है मैंने। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में, आज के क्लास के स्टार्टिंग में हमने ये वाला इंफॉर्मेशन देखा था कि A इज टू द लेफ्ट ऑफ B, A इज टू द लेफ्ट ऑफ B, तो B बनाया, B के लेफ्ट में किसको डाला, A को, बट कितना लेफ्ट में है वो नहीं पता, पहला लेफ्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो इसलिए हमने बीच में एरो डाल दिया था। तो यहां पे बोला है कि W जो है वो T के ऊपर है, तो ऊपर है, तो अब कितना ऊपर है नहीं पता हमको। नेक्स्ट, बॉक्स O इज नॉट केप्ट बिलो बॉक्स M। नॉट बिलो यानी क्या होगा, नहीं नहीं, नॉट बिलो का मतलब क्या है, ऊपर ही होगा, क्योंकि सेम जगह में तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो O जो है वो M से ऊपर है, अगेन कितना ऊपर है नहीं पता। बॉक्स W इज केप्ट बिलो बॉक्स L बट नॉट इमीडिएटली। अब एक चीज समझो, इसका मतलब क्या है, यहां पे बोला है कि W जो है वो किसके ऊपर है, T के ऊपर है। अब क्या क्या ऑप्शंस हो सकता है, एकदम ऊपर, एक छोड़ के, दो छोड़ के, तीन छोड़ के। ठीक है, और एकदम ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, इमीडिएट बोलते हैं। अब यहां पे बोला है ये वाला सेंटेंस कि बॉक्स W इज केप्ट बिलो बॉक्स L, तो अगर ये बस यहां तक होता तो L के नीचे कहीं पे भी, नीचे कहीं पे भी, एकदम नीचे, एक छोड़ के नीचे, दो छोड़ के नीचे, ठीक है, तो W होगा। बट उन्होंने ये स्पेसिफिकली बोल दिया है कि इमीडिएटली नीचे नहीं हो सकता, तो यहां पे ये क्रॉस मार के रख दो। ठीक है, जो जैसे भी आपको समझ में आए मतलब। ठीक है, तो L के नीचे W होगा, वो कहीं पे भी हो सकता है बट इमीडिएट नहीं हो सकता। ठीक है, यानी एक गैप तो रहेगा ही रहेगा, मिनिमम एटलीस्ट वन गैप तो रहेगा ही। ठीक है, अच्छा, अब हाँ, अब एक और चीज भी कर सकते हो आप लोग, क्योंकि अभी मैंने वो चीज पढ़ा दिया था। आप इसमें ऐसा भी लिख सकते थे कि L से नीचे W होगा और इनके बीच में क्या होगा, एक से ज्यादा। ठीक है, एक से ज्यादा नहीं एक्चुअली, मतलब 0 प्लस समथिंग। ठीक है, अब एक से ज्यादा होगा तो फिर मतलब दो लोग हो जाएंगे ना, कि एक से ज्यादा ही अगर बैठाना है तो। ठीक है, तो यहां पे एक इंसान भी हो सकता है, दो इंसान भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। ठीक है, जो भी है, मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करना, जितना सिंपल हो सके और जल्दी हो सके। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, बॉक्स U इज केप्ट सेकंड फ्रॉम द टॉप। तो ये तो चलो दे ही दिया है उन्होंने कि ऊपर से। मैंने दो सेट बनाया था कि पॉसिबिलिटी आएगा तो करेंगे। ठीक है, तो आप दोनों को एक साथ शुरू कर सकते हो कि जहां जहां पे पॉसिबिलिटी आएगा फिर आप मूव करेंगे। तो देखते हैं, चलो। बॉक्स U इज केप्ट सेकंड फ्रॉम द टॉप। ओके, 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन T एंड N। ठीक है, तो T और N के बीच में तीन, यहां पे कुछ और कुछ लिखा हुआ है, हाँ, 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन T एंड N व्हिच इज केप्ट बिलो T। ठीक है, तो फिर ऐसा लिखने का और मायने नहीं बनता है, ये ऐसे लिख देंगे। तो अब तो हो गया, देखो, क्योंकि हमको ई मिल गया तो यहां से पूरा हम लोग बना देंगे। ई से दो छोड़ के कौन आएगा, V आएगा, V के नीचे O आएगा। अब O के नीचे कौन है, O के नीचे कौन है, M। ठीक है, अब देखो, अगर आप M को यहां बैठाते हो तो फिर आपको N को यहां बैठाना पड़ेगा। N तो नीचे आएगा ही भाई, तीन नीचे, मतलब यू कैन नॉट से कि N यहां पे होगा। N अगर यहां पे हुआ तो इसके एक, दो, तीन छोड़ के T कहां बैठेगा फिर, तो N भी इन दोनों में से एक होना पड़ेगा और M भी इन दोनों में से एक ही होना पड़ेगा। तो हम लोग बस एक ट्राई कर रहे हैं कि हमने M को यहां बैठा दिया और N को यहां बैठा दिया। तो अगर हम लोग ये करते हैं, N यहां बैठता है तो एक, दो, तीन छोड़ के T यहां पे आ जाएगा, T के ऊपर W आ जाएगा और W के ऊपर L आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग दूसरा वाला टेक्निक अपनाते कि हम लोग N को यहां रखते और M को यहां रखते, ठीक है, तो N यहां पे देखो, N एक, दो, तीन छोड़ के T यहां पे,
टी के ऊपर दो लोग हैं, ठीक है, तो टी के ऊपर दो लोग है, दो लोगों का जगह है क्या, जहां पे मैंने फिंगर पॉइंट किया, यहाँ पे टी बैठ रहा है ऑलरेडी, इसके ऊपर खाली जगह तो एक ही है, ठीक है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब इतना मैंडेटरी नहीं था कि दो पॉसिबिलिटीज से आपको करना है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब ऑरेली सोच के, दिमाग में थोड़ा सा सोच के, बस इन दोनों के कंफ्यूजन को आपको क्लियर करना है कि ये दोनों कहां बैठेगा, ठीक है, वो आप ऐसे कर सकते हो। बट इनिशियली अगर आपको लगता है कि नहीं, मतलब बाद में जाके झमेला झेलना नहीं है, पहले से दो शुरू करके रखना है कि यहाँ पे भी यू लिखो, यहाँ पे भी यू लिखो, यहाँ पे वी लिखो, ओ लिखो, एक बार एम को यहाँ बैठाया, एक बार एम को यहाँ बैठाया, फिर एक बार एन यहाँ बैठा, फिर एक बार एन यहाँ बैठा, एन से एक दो तीन छोड़ के टी यहाँ पे, एन से एक दो तीन छोड़ के टी यहाँ पे, टी के ऊपर डब्ल्यू और एल, टी के ऊपर बैठाने का जगह नहीं है, तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो अगर आप पैरेलली सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो, ठीक है, बट कुछ खास ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था और पूरा सीक्वेंस हमने देख लिया था, आग के सामने था, तो इसलिए मैंने शुरू नहीं किया ऐसा, ठीक है, तो इसमें ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे कि जैसे सबसे टॉप में कौन बैठा हुआ है, या मिडिल में कौन है, या इस इंसान के ऊपर कौन है, इससे एक छोड़ के कौन बैठा हुआ है, ठीक है, इवन फ्लोर वालों का लिस्ट बताओ, ठीक है, तो इवन फ्लोर वालों का लिस्ट क्या आएगा, एम वी डब्ल्यू, तो वो एम एम हाँ ना, एम वी डब्ल्यू डब्ल्यू एल, ठीक है, तो इस तरीके से वो लोग बहुत सारा लिस्ट दे देंगे कि एम एम वी टी एल, एम वी डब्ल्यू एल, ठीक है, या एन वी डब्ल्यू एल, इस तरीके से ऑप्शंस दे देंगे, तो हमको वो वाला टिक करना है। तो क्वेश्चंस इजी रहेगा, उतना टफ तो नहीं है क्वेश्चंस, एक बार अगर ये सॉल्व हो जाए तो सॉल्व करने में जितना टाइम है उतना टाइम है, तो इसीलिए ऐसा क्वेश्चन आप लोगों का आएगा। तो अभी एक चीज देखो इसमें, लेकिन आपको एक ही मार्क मिलने वाला है, ठीक है, आपको वो नेशनल लेवल एग्जाम जैसा 2-3 मार्क नहीं रहेगा, मतलब यूजुअली तो नहीं रहता है, इस साल का नहीं बोल सकते, ठीक है, इसलिए हम लोग भी थोड़ा सा अबव द एज ही चल रहे हैं इस साल भी, ठीक है, अदरवाइज ये वाला क्वेश्चन करवाने का ऐसा कुछ मतलब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि एकदम ही लल्लू सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करके चल रहे हैं कि अगर आ गया ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग कर पाओ। अब हाँ, बात यह है कि आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है ये वाला, क्योंकि अगर आपका सब हो गया, जितना आपको पता था वो सब हो गया, फिर बाद में आप देख रहे हो, तो आप ये वाला अटेम्प्ट करो, ऑन द गो मत करो कि आप सॉल्व कर रहे हो, जैसे मान लो कोडिंग डिकोडिंग आया, आपसे हो गया, आपने सॉल्व कर लिया, फिर दूसरा कुछ आया, आपने सॉल्व कर लिया, बीच में ये पजल मिल गया या सिटिंग अरेंजमेंट मिल गया, तो आप उसमें उसको सॉल्व करना लग गया, नहीं, उसको आपको स्किप करना है, बाकी पूरा खत्म करना है, पूरा, नॉट रीजनिंग, मैथ्स वाला सेक्शन भी, जीके वाला भी, इंग्लिश वाला भी, पूरा सब खत्म करना है, ठीक है, उसमें मैथ्स में भी ऐसा कुछ कुछ निकलेगा कि जो आपको बात के लिए रखना है, जीके और इंग्लिश में तो निकल नहीं सकता कि बात के लिए सोचोगे, जीके और इंग्लिश ऑन द स्पॉट, आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, ठीक है, उस मोमेंट का बात है, तो फिर बाद में आके करना है। एंड आई विल प्रेफर इवन आफ्टर मार्किंग द ओएमआर शीट, कि जितना किया है उतना तो मार्क्स मिले भाई, ऐसा नहीं कि ओएमआर का 10 मार्क या 15 मार्क छूट गया, मार्किंग नहीं कर पाए इसलिए, तो इवन आफ्टर मार्किंग दैट कम टू दीज थिंग्स, ठीक है, चलो यहां पे क्या है, यहां पे 7 लोग एक बिल्डिंग में रहते हैं, तो द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1 एंड द टॉप मोस्ट इज 7। चलो देखो, इंफॉर्मेशन लिखो सब लोग, सॉल्व कर पाओगे तो सॉल्व कर लो, एटलीस्ट ये इंफॉर्मेशन तो लिखो अपने कॉपी में। क्वेश्चन नहीं लिखना है, मैंने बोला इंफॉर्मेशन लिखना है, सॉल्व करने के लिए तो हाँ, इंफॉर्मेशन तो लिखना ही पड़ेगा एनीवे। Sir, P lives immediately below L.
हम्म नहीं, एल का बात कर रहे हैं, बोला ना मैंने। हाँ, हु विच ये हमेशा अपने साथ वाले को सिग्निफाई करेगा, एल। तो एल के नीचे पी बैठाओ और एल के साथ ऑड लिख के रख दो साइड में कहीं पे। Two people are living between M and R. P lives immediately below L. P lives immediately below L. और ये तो odd होगा. N lives above O, who does not live adjacent to R. ठीक है. N lives above O. Above O मतलब देखो, N lives above O, immediately above तो नहीं बोला है ना, तो हमने ऐसा बनाया है. इसमें बोला था P lives immediately below L, तो वैसा बनाया हमने. ठीक है. Above O, who does not live adjacent to R, यानी कौन? O. O does not live adjacent to R, यानी O जो है वो R के आसपास नहीं होगा, या R जो है वो O के आसपास नहीं होगा. जैसे भी आपको बोलना है आप बोल सकते हो. ठीक है. तो उसके आजू बाजू में R बना दो. अगर एडजेसेंट बोलता तो R बना के छोड़ देते. एडजेसेंट नहीं बोला है, R बनाया, उसको क्रॉस दे दिया. ठीक है. 3 people are living between M and Q. M और Q के बीच में 3 लोग. Q lives on one of the floor below थर्ड फ्लोर. Q ऐसे एक फ्लोर में रहता है जो थर्ड फ्लोर से नीचे है, यानी क्या क्या है? सेकंड और फर्स्ट. तो इसी को लेके हम लोग अपना पॉसिबिलिटी शुरू कर देते हैं. तो Q या तो सेकंड में होगा या तो फर्स्ट में होगा. ठीक है. क्लियर है? कंडीशन क्लियर है सबको? क्योंकि अभी हम लोग मतलब पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे. यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक कुछ? लास्ट लाइन में ये बोला है Q लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर. Q ऐसे एक फ्लोर में रहता है बिलो थर्ड फ्लोर. थर्ड फ्लोर के नीचे किसी एक फ्लोर में रहता है. अब थर्ड फ्लोर के नीचे या तो सेकंड फ्लोर में रहेगा या फिर फर्स्ट फ्लोर में. तो वी हैव क्रिएटेड 2 पॉसिबल सिचुएशंस. एक में Q को सेकंड में डाला है, एक में Q को फर्स्ट में डाला है. ठीक है. यहां पे हूं, वीडियो में देखने का क्या मतलब है मुझे? ये कैसा चीज है? वीडियो बंद हो जाए तो बताना. अच्छा, तो अब देखो Q और M के बीच में 3 लोग हैं. 1 2 3. 1 2 3. M और R के बीच में 2 लोग. 1 2 1 2. अच्छा, अब देखो LP के लिए आपको 2 साथ साथ वाला जगह चाहिए. एग्रीड? आपको ऐसा 2 स्पेस चाहिए जो एडजेसेंट होना चाहिए, कंसेक्यूटिव. तो जो 2 साथ साथ वाला जगह कहां दिख रहा है आपको? 5 4 L और P. यहां पे थोड़ा डाउट है, तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग. ठीक है ना? तो LP और O के ऊपर N होगा, तो O यहां पे, N यहां पे, तो ये करेक्ट है. ठीक है. जो बन रहा है उसको पहले बना दो. ठीक है. अब यहां पे अगर बनाते हैं हम लोग, तो फिर हमको ये वाला चीज ध्यान रखना पड़ता है गेस. क्योंकि अगर मैं LP को यहां पे बैठाता हूं, चलो LP यहां पे बैठ गया. ठीक है. फिर ON को तो यहीं पे बैठाना पड़ता है ना, और O किसके नजदीक नहीं बैठता है? ठीक है. तो एनीवे ये गलती होने वाला था. ठीक है, हो गया. चलो, और एक क्वेश्चन है शायद ना.
8 लोग हैं जो भी नाम दिया हुआ है, एक कॉन्फ्रेंस रूम में इनको अवार्ड मिलना है, ठीक है। और ये 8 लोग 8 अलग अलग प्रोफेशन नहीं, सॉरी, क्वालिफिकेशन से हैं, ठीक है। 8 अलग अलग लेवल का क्वालिफिकेशन है इनके पास। तो यहाँ पे कुछ कुछ इनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सो दिस इज द इंस्ट्रक्शन पैराग्राफ, दिस इज द इंफॉर्मेशन पैराग्राफ, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन पैराग्राफ को पढ़ के हम लोग एक चार्ट जैसा कुछ बना लेते हैं, जैसे भी दिया हुआ है। यहाँ पे इंफीरियर सुपीरियर का कुछ सच ऑर्डर नहीं है, तो मैं जैसे दिया है वैसे ही बना लेता हूं। किसका कौन सा क्वालिफिकेशन है देख लो आप लोगों में से, कुछ तो होगा ना। हाँ, कुछ लोग अगर अभी मतलब वो, अच्छा बीएससी तो नहीं है ना यहाँ पे। चलो अवार्ड से रह गए आप। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें निगेटिव इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा कोई नहीं। ओ डिड नॉट स्टडी एमए, ओ डिड नॉट स्टडी एमए। तो यहाँ पे थोड़ा बॉक्स बड़ा बना लेना, हाँ आप लोग अगर बनाओगे तो, क्योंकि क्रॉस वगैरह वही पे लिखना पड़ेगा। अच्छा, एल कंप्लीटेड एमबीए, पी डिड नॉट स्टडी बीटेक और बीकॉम, बीटेक में भी पी नहीं आएगा, बीकॉम में भी पी नहीं आएगा, ठीक है। ईदर आर और ओ कंप्लीटेड बीबीए, तो आर और ओ में नहीं, इसमें दो पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं, बट मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है, ईदर ईदर वाला और भी है, देखो बहुत सारा है। तो इसका 2 बनाओगे, फिर उस 2 का और 2, तो 4 बनेगा। तो अभी जो है वैसे ही लिखते हैं हम लोग, हाँ ठीक है, ओके। कहा गया, इधर आर और ओ कंप्लीटेड बीबीए, नीदर ओ नॉर क्यू स्टडीड बीटेक, ओ भी नहीं होगा, क्यू भी नहीं होगा, इन दोनों ने बीटेक नहीं लिया है। ईदर एन और क्यू कंप्लीटेड बीए, एम कंप्लीटेड बीकॉम, एम कंप्लीटेड बीकॉम। तो फिर तो इसका कुछ मायने नहीं बनता है। अब जब यहां पे वो इंसान आ ही चुका है, तो वैसे भी इसको हम लोग लॉक्ड मानेंगे कि ये वाला जगह लॉक हो गया है। ओ कंप्लीटेड ईदर एमए और एमसीए, अब देखो तो बहुत सारा जगह से ओ कट जाएगा। ओ कंप्लीटेड ईदर एमए और एमसीए, तो यानी ओ बीबीए नहीं कर रहा है, ठीक है। बीटेक तो कर ही नहीं रहा है, मतलब यहां से काट ही सकते हो आप। एमए नहीं कर रहा है, यहां से भी काट सकते हो। बट यहां पे बोला था एमए और एमसीए में से कोई एक करता है, और पहले बोल के रखा होता कि एमए नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा ये? कितना जगह फिक्स हो गया? 1 2 3 4। एल कंप्लीटेड, एस कंप्लीटेड हिज पीएचडी, 5। क्यू कंप्लीटेड नीदर एमए नॉर एमसीए, एमसीए का तो लिख के फायदा है ही नहीं, ये लिख सकते हैं हम लोग। चलो 3 बचा हुआ है, 1 2 3।
अब क्यू का देखो, क्यू एमए करता है क्या? नहीं। बीटेक करता है क्या? नहीं। तो क्या करेगा? बीए। तो यहां से तो एन हट जाएगा। अच्छा, अब ये दो बचा हुआ है, पी और एन बचा हुआ है। पी नहीं बैठा है, देखो पी नहीं है, एन भी बचा हुआ है, पी और एन बचा हुआ है। अब पी बीटेक नहीं करता तो पी कहां आएगा? एमए। ठीक है, हाँ ये थोड़ा मतलब अच्छा और अच्छा लेवल का है क्योंकि इसमें निगेटिव इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि इसमें तो पॉसिबिलिटी लिखना नहीं पड़ा, साइड में इंफॉर्मेशन भी नहीं लिखना पड़ा। ठीक है, तो वो तो मैंने सॉल्व किया, बता बता के गया, बट फर्स्ट टाइमर के लिए ये थोड़ा सा टफ लगेगा। कोई अगर फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन कर रहा है टफ लगेगा क्योंकि निगेटिव इंफॉर्मेशन है, क्योंकि क्या करना है उससे ज्यादा क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में ज्यादा बातचीत किया गया। ठीक है, तो ऑल्दो इंफॉर्मेशन नहीं लिख के हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अभी मिल जाएगा, दम लो। ठीक है, समझ में आ गया? फिर से समझाना है? चलो, यहाँ पे समझ में आ जाएगा हाँ क्या क्या, क्योंकि ये सब क्रॉस मैटर करता है, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं काटा। यहाँ पे एन लिखा हुआ था, ओ अच्छा चलो ये तो वहीं पे था, नॉट पी नॉट पी नॉट ओ नॉट क्यू। ठीक है, सब यहाँ पे है, दिख जाएगा। डिपेंड करता है लेवल टू लेवल। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है, तो वो मान लो 2 मिनट। ठीक है, ये 1 और मिनट इंक्रीज कर दो। हाँ हाँ, मतलब मैं उस स्टैंडर्ड के हिसाब से बोल रहा हूं जिन एग्जाम्स में ये ज्यादातर आता है, नेशनल लेवल एग्जाम्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो 10 लोग हैं बैठे हुए हैं एक लाइन में, कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ बोले तो ऊपर। ठीक है, और कुछ लोग साउथ देख रहे हैं। द पीपल सिटिंग एट द एंड्स ऑफ द रो फेस साउथ, सॉरी नॉर्थ, यानी एकदम जो कॉर्नर्स में है। ठीक है, कॉर्नर्स एज इन एंड्स में है, वो लोग नॉर्थ देख रहे हैं, ये फिक्स्ड बोला हुआ है हम लोग को। चलो जो कंडीशन है फटाफट से लिखो। O faces south, L sits at an end of the row. O third. चलो सॉल्व करते करते मतलब इंफॉर्मेशन भी लिखेंगे, सॉल्व भी करेंगे, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन लिख के फिर सॉल्व करेंगे तो टाइम जाएगा लग रहा है इसमें। ये देखो तुम लोगों को भी थोड़ा सॉल्व करते करते एक्सपीरियंस आएगा हाँ, कि कौन सा थोड़ा लिख लेना है फिर करना है। तो यहाँ पे मुझे दिखा कि जैसे मान लो आई है या ओ है, आई और ओ दो बार है, मतलब ओ 2 बार है। ठीक है, फिर ओ फिर से है यहाँ पे, फिर एच क्यू है, यहाँ पे क्यू फिर से है, जे 2 3 4 बार है, जे आई यहाँ पे फिर से। तो एक बार थोड़ा आग घुमा लिया मैंने कि देयर आर मेनी कनेक्टर्स, बहुत सारा कनेक्टर है। तो अगर ऐसा कनेक्टर नहीं मिलता, कनेक्टर का मतलब हो गया कि कौन सा लेटर्स रिपीट कर रहा है, तो बहुत सारा लेटर्स ऐसा है, 3 4 लेटर ऐसा है जो बहुत बार रिपीट कर रहा है। रिपीट कर रहा है मतलब कनेक्ट ही कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर बहुत सारा कनेक्टर है तो उसको इंफॉर्मेशन लिखते लिखते थोड़ा सॉल्व किया जा सकता है, मतलब नॉट ऑलवेज बट
यूजुअली ऐसा होता है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा आंख घुमा के दिखा कि हार्डली एक या दो लेटर है जो रिपीट हो रहा है और बाकी सारा यूनिक यूनिक है, जैसे पहला लाइन ए और बी के बारे में है, दूसरा लाइन सी और डी के बारे में है, तीसरा लाइन ई और एफ के बारे में है, और लास्ट में जाके फिर से एफ और जी के बारे में एक लाइन है, तो एफ ही रिपीट हो रहा है और बाकी कुछ और रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब आपको सारा कंडीशन लिख लेना चाहिए, पहले लिख के फिर 2-3 पॉसिबिलिटी बना के उसको एक साथ सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। बट यहां पे कनेक्टर है तो हम लोग सीधा सॉल्यूशन एंड इंफॉर्मेशन दोनों पैरेलली कर सकते हैं, ठीक है। और पहला लाइन में जो मुझे एक इंफॉर्मेशन मिला कि एल एंड में बैठता है, इसको हम लोग पॉसिबिलिटी में ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो, ओ फेसेस साउथ, तो ओ साउथ में देखता है। एल सिट्स एट एन एंड ऑफ द रो, ठीक है। तो एल या तो यहां बैठेगा या तो यानी लेफ्ट एंड या फिर राइट एंड, ओके। अब एंड में अगर एल बैठ ही रहा है तो एंड वाले लोग नॉर्थ देखते हैं, पता है कि नहीं, ये जो रेड कलर में अंडरलाइन किया हुआ है। I who faces the opposite direction as O sits to the immediate right of M who sits third to the right of K। बहुत लंबा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो पहले तो I क्या करता है, who faces opposite direction as O, यानी O कहां देखता है, साउथ, तो I देखता है नॉर्थ। तो पहले तो I बना लो कि I नॉर्थ देखता है। sits to the immediate right of, तो राइट ऑफ एम, ठीक है, यानी एम बनाओगे और एम के दाएं साइड में आई होगा, तो एम बनाओगे और एम के दाएं साइड में आई होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर। हु सिट्स यानी कौन सिट्स, एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के, एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के, तो पहले क्या बनाना है हमको, के, और के से दाएं तरफ जाना है, कितना जाना है, थर्ड राइट में जाके कौन मिलेगा, एम मिलेगा। एम हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के, तो बाकी तो पहले से बना हुआ है बट फिर भी पहले हम लोग के बनाएंगे, के का राइट मार्किंग करेंगे, फिर पहला राइट, दूसरा राइट और तीसरे राइट में कौन आ जाएगा, एम आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक इंफॉर्मेशन है, बहुत बड़ा एक चंक मुझे मिल गया। यहाँ पे 5 लोग हैं टोटल, ठीक है, आधे लोग यहीं पे आ गए। ओ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट, कहां गया, ओ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, तो क्यू बनाओ, क्यू से क्यू से पहले लेफ्ट में आओ, 1 2 3, ठीक है। ओ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। H and Q sit beside each other, both facing north, यानी H और Q एक दूसरे के आजू बाजू में बैठते हैं और दोनों कहां देखते हैं, नॉर्थ देखते हैं। तो H Q के आसपास बैठता है और ये दोनों ही कहां देखते हैं, नॉर्थ देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, J sits between N and P, who sits beside L, who faces the same direction as J। अच्छा देखो, J sits between N and P, तो J किसके बीच में बैठता है, N और P के बीच में, तो ये तो डायरेक्ट बैठाना नामुमकिन है क्योंकि कहां बैठेगा नहीं पता। अब एक चीज ने बहुत बड़ा हेल्प कर दिया, who sits beside L, who बोले तो कौन, P, तो P जो है वो L के साथ में बैठेगा। अब यहां पे बोला था कि J सिट्स बिटवीन N एंड P, तो J जो है N और P के बीच में बैठता है, ठीक है। तो P तो यहां पे है, N यहां पे होगा, J इनके बीच में, P यहां पे है, N यहां पे होगा, J इनके बीच में होगा, ठीक है। नेक्स्ट, P हु सिट्स बिसाइड L, उसके बाद हु फेसेस यानी L, हु फेसेस द सेम डायरेक्शन एज J, यानी L वही डायरेक्शन फेस करता है जो J फेस करता है। तो L तो पहले से नॉर्थ था,
जे भी नॉर्थ होगा। H sits fifth from the right end of the row, तो H यहां पे होगा, ठीक है, राइट साइड से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। द नेबर्स ऑफ J फेस ऑपोजिट डायरेक्शन एज J, याद आ रहा है, पढ़ा था ना आज, ठीक है, स्टार्टिंग में। मतलब अभी तो हमको पता है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत लास्ट में था। मान लो यही वाला सेंटेंस एकदम फर्स्ट में होता तो हमको लिखना पड़ता, क्योंकि तब तो पता नहीं चलता, तो हम लोग लिखते कि J का जो नेबर्स है वो ऑपोजिट बैठता है, ऑपोजिट डायरेक्शन देखता है, किसका, J का ऑपोजिट। और अगर आपस में ऑपोजिट होता तो सिर्फ इतना लिखते, ठीक है। एक बार दिखा भी देता हूं, कहां, हाँ ये वाला, द टू नेबर्स ऑफ G फेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, बस इतना होगा तो ऐसे लिखेंगे कि G के दाएं बाएं जो दो नेबर्स हैं वो दोनों ऑपोजिट देखते हैं, बट वो आपस में ऑपोजिट है, ये इसका ऑपोजिट है, ये इसका ऑपोजिट है, G का इनके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। एंड ऑपोजिट डायरेक्शन एस G होगा तो ऐसा होगा कि ये दोनों तो सेम है, बट ये दोनों किसके ऑपोजिट है, G के ऑपोजिट है। तो चलो इसको देखते हैं कि J के नेबर्स J का ऑपोजिट डायरेक्शन देखते हैं। तो J का नेबर हो गया NP, तो ये दोनों तो साउथ में देखेगा, यहां पे भी ये दोनों साउथ में देखेगा। I sits third from the left end, I sits third from the left end, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड में यहां पे जगह ही नहीं है। चलो, I sits third from the left end, कॉमा फोर्थ टू द राइट ऑफ N, I जो है वो क्या है, फोर्थ टू द राइट ऑफ N, यानी पहले N बनाओ, N का राइट में जाओ, 1 2 3 फोर्थ जाके कौन मिलेगा, I मिलेगा। ओ हो ही तो गया ना वो, ओ तब तो नीचे है, मैंने नहीं देखा था, N तो बना ही हुआ है ना पहले से, ठीक। तो अब हाँ, अब एक चीज देखो, चलो ये मैंने लिख दिया तो सही हुआ। अब ऐसे लिखोगे ना, अब बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखने के बाद माइंड में एक चीज सेट हो जाता है, क्योंकि हमारा बचपन का हैबिट है, हम लोग हर चीज लेफ्ट टू राइट करते हैं ना, लाइक रीडिंग, राइटिंग, काउंटिंग, सब कुछ हम लोग लेफ्ट टू राइट करते हैं, ठीक है। तो ये जैसे आपने लिखा है, तो अब एग्जाम प्रेशर में जब एक फ्लो में आप सॉल्व कर रहे हो, तो इट माइट हैपन कि आपको ऐसा लगेगा कि N यहां पे है, N के राइट साइड में यानी इस तरफ 3 छोड़ के I होना चाहिए, बात सही है, बट ये भी तो ध्यान रखो कि N का डायरेक्शन नहीं है। N अगर ऐसे देख रहा है तो इस साइड में I होगा, और N अगर ऐसे देख रहा है तो वो I इस साइड में होगा, ठीक है। N का फेस ऐसा है, मतलब अभी मैं जैसे खड़ा हूं, तो मेरा राइट कौन सा है, जो आप लोगों का लेफ्ट है, समझ में आ रहा है। तो अब अगर मैं इसको ऐसा बनाता हूं, मैं अगर इसको ऐसा पूरा परमानेंटली सोच के रख देता हूं कि N तो इस साइड होगा, I इस साइड, N इस साइड, I इस साइड, तब मैं सोचूंगा कि I के इधर तो और जगह ही नहीं है, तो N नहीं होगा यहाँ पे, कैसे होगा, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो यानी मैंने कुछ गलती किया होगा, ठीक है। बट ये क्वेश्चन में तो डायरेक्शन मतलब अलग अलग था ना, साउथ नॉर्थ दोनों था, ठीक है। अब इस डायरेक्शन के लिए फोर्थ टू द राइट ये मीन कर रहा है, ठीक है। अब बाकी कर लेते हैं, और क्या क्या है। हाँ चलो यहां से शुरू करेंगे, क्योंकि आई मिल गया हमको। एम कहां बैठा हूं बताओ, अब यही इंफॉर्मेशन आपका यहां पे काम आएगा, यहां पे अगर यहां पे एम बैठाते हो, ठीक है, अब के कहां बैठेगा फिर, अच्छा पहले इसको करते हैं, तो कुछ जगह फिल होगा तो हम लोग कर पाएंगे। एच और क्यू आसपास है, तो यहां पे आ जाएगा, अच्छा ये तो नॉर्थ देख ही रहा है, यहां पे क्यू आ जाएगा, ये भी कहां देखेगा, नॉर्थ, तो इस वाले इंफॉर्मेशन से मुझे ये मिल गया। अच्छा क्यू से 1 2 छोड़ के, ओ
क्यू से 1 2 छोड़ के ओ कहां देखता है? साउथ। ये इंफॉर्मेशन डन, ये डन। ठीक है, चलो आप लोग जब अपने रफ में करोगे ना, मैं यहाँ पे काट नहीं रहा हूं क्योंकि आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, मैं रफ में करता हूं तो मैं ऐसा करके रख देता हूं इसको, क्योंकि बार बार फिर इसमें इन सब में भी आग जाएगा। ठीक है, ये सब आप लोग अभी फील नहीं करोगे क्योंकि अभी आपने शुरू किया है, बाद में ये सारा चीज फील करोगे। जितना मतलब हम लोग का जो पेरिफेरल व्यू है उसका जितना सारा इधर उधर आग ज्यादा जाएगा, आपका डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एम कहां बैठेगा? अच्छा, आई तो ऊपर ही देख रहा है, एम का राइट में होना चाहिए, तो कैसे होगा? ये तो एम का लेफ्ट में हो गया ना। हाँ, एम साउथ देखेगा, तो एम ऐसा है जैसा मैं खड़ा हूं, तो अब एम का राइट में आई आ चुका है। अच्छा, और के और एम के बीच में 2 लोग थे, और के से राइट के तरफ था, तो के कहां देखेगा? और एनीवे के नॉर्थ ही देखने वाला है, क्योंकि यहां पे बोला था कि एंड्स में जो बैठेंगे वो नॉर्थ ही देखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इससे ज्यादा ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी जो प्रैक्टिस करेंगे। आज मैंने कुछ कुछ टॉपिक स्किप कर दिया, जैसे सर्कुलर वाला मैंने स्किप कर दिया, और लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था अनसर्टेन वाला भी स्किप कर दिया, तो वो रहेगा नेक्स्ट क्लास में। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी रहेंगे, ऐसा फ्लोर वाला, ठीक है, या ऐसा लीनियर वाला जो भी है, तो विल मेंटेन दिस पर्टिकुलर लेवल, तो इससे ज्यादा ऊपर हम लोग नहीं जाने वाले। ठीक है, तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, इसका नेक्स्ट क्लास होगा। चलो, थैंक यू।